नमस्कार, संतोष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है इसमें सब केमिकल से रिलेटेड सारी बातें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक से कि व्हाट इज़ अ केमिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल क्या होता है। ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको पता है सारा संसार जो है वो मैटर से बना है। एनीथिंग ऑक्यूपाइजिंग स्पेस ऑन अर्थ इज कॉल्ड मैटर। आप कुछ भी देख रहे हो वो एक सब चीज़ क्या है, मैटर है। मैटर जो होता है वो बना होता है मटेरियल का। सपोज करो एक पेन है, पेन एक मैटर है और ये पेन एक मटेरियल का बना है, जैसे कि ये प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक हमारा केमिकल का बना है। तो हम सीधा कह सकते हैं मैटर इज़ अ केमिकल। तो जो हमारा मैटर है वो एक केमिकल है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ अ केमिकल। तो मैटर इज़ अ केमिकल। लेकिन हम क्या कहेंगे कि जो मैटर है वो जो जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल हमारा जो है वो केमिकल है। नाउ रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ रिएक्शन। तो आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है उसके लिए दो चीज़ जिम्मेदार होती है। सपोज करो जब दो हाथ हैं, एक हाथ जब दूसरे हाथ पे टकराता है तो एक रिएक्शन होती है जिसकी एक साउंड होती है, उस साउंड जिसमें हमें साउंड निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि दो थिंग्स आपस में टकराई और उसका रिएक्शन क्या निकला, एक साउंड। उसी प्रकार रिएक्शन होने के लिए हमें एटलीस्ट टू थिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। जब वो दो थिंग्स होंगी तभी वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद उसका कोई ना कोई एक न्यू रिजल्ट होगा। तो जो रिएक्शन होती है उसमें दो थिंग्स होनी ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्शंस किस किस प्रकार की होती है हम वो देखेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि रिएक्शंस होती कैसी कैसी है। टाइप ऑफ रिएक्शंस, देखो रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दो केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। या हो सकता है हमने दो केमिकल को आपस में रिएक्ट कराया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या हो सकता है हमने किसी केमिकल को रिएक्ट कराया विद द हेल्प ऑफ हीट। तो जो हीट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है और सनलाइट है, ये हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस है। तो आप समझ गए रिएक्शंस क्या होती हैं। ना अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर हम उस फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लिखते जाएं तो ये फॉर्मूला इतना लेंथी हो जाता है कि हमें याद करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सिंबलाइज कर देते हैं। और सिंबलाइज करके उसको हम ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ईजिली हम उसको याद कर सकते हैं। तो हम जब किसी भी केमिकल को उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको हम सिंबलाइज करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि केमिकल और रिएक्शंस और इक्वेशंस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और इन तीनों के क्या क्या मतलब है। चलो अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट, हो सकता है वन रिएक्टेंट, आप वो रिएक्ट करता है और उसके द्वारा बना हुआ जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कुछ नया प्रोडक्ट बनकर आता है। तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन।
सो सपोज करो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट बनेगा CO2। तो इस प्रकार ये एक हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। नाउ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। अभी मैंने आपको पहले ही समझाया इक्वेशंस क्या होती है कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड वाइज लिखें तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। जब हम उस लेंथी इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हम हर वर्ड्स को सिंबलाइज करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए, देखो क्या क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शंस में एक सेंटर में एरो होता है, एरो के इस साइड रिएक्टेंट होता है और इस साइड प्रोडक्ट होता है। तो जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इनको सिंबलाइज करके लिखना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। आप एक एग्जांपल भी देख लीजिए, एग्जांपल भी दिखा रहा है, ये देखो आप फिजिकल स्टेट में भी दिखा रहा है। देखो फिजिकल जैसे एक्वस लिखा शॉर्ट फॉर्म, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे हर थिंग्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। देखो आप रिएक्टेंट के साइड भी देखो थिंग्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हर चीज़ को सिंबलाइज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस सिस्टम को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल हुआ, तो आप बैलेंस से एक वर्ड तो जानते ही होंगे, एक स्केल वेट करने वाला। आपने देखा होगा उसके दोनों साइड में वेट करने का सिस्टम लगा होता है और उन दोनों साइड को बैलेंस रखना। वो स्केल एक प्रकार से हमारी केमिकल इक्वेशन एक स्केल की तरह ही वर्क करती है। एक स्केल मान लो, आप सपोज करो ये हमारा एक स्केल है, एक तरफ हमारा रिएक्टेंट है, एक तरफ हमारा प्रोडक्ट है। आप देखोगे रिएक्टेंट अगर 100 ग्राम होगा तो आपका प्रोडक्ट भी 100 ग्राम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी उतना ही होना चाहिए। रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सिंबल जितने होंगे उतने ही यहाँ पर भी रिप्रेजेंट होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जहाँ पर ये केमिकल इक्वेशंस बैलेंस रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन जहाँ पर रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आप यहाँ पर देखिए थ्योरी में क्या कह रहा है, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जरूरी नहीं है सेम ही हो, रिएक्टेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे डिफरेंट सेम उसी टाइप उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। इन सम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो रिएक्टेंट साइड, देखिए रिएक्टेंट की साइड कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इसी प्रकार प्रोडक्ट्स की साइड भी देखिए आप, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कहता है,
द केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज, क्लासिफिकेशन बता रहा है, केमिकल रिएक्शंस की भी क्लासिफिकेशंस है, वो आपको बता रहा है यहाँ पर किस किस टाइप्स की। देखो यहाँ पे लिख रहा है द केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप जान ही गए हो, जब कोई प्रोडक्ट हमारा कंबाइन करके बनेगा। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर देखो थ्योरी में क्या कहता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल बता रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म MgO, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो रिएक्टेंट हमारे टू हैं और वो आपस में जुड़कर वन प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट टू ही हो, टू और मोर हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वन ही बनेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है A प्लस बी, यानी एक रिएक्टेंट A है प्लस एक रिएक्टेंट B है, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमारा वन प्रोडक्ट बन रहा है AB, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सेकंड बता रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन क्या मतलब, आप यहाँ पर देखो डी मतलब डिलीट, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको डिलीट यानी टूटना। यहाँ पे डी मतलब क्या कह रहा है, टूटना। कॉम्बिनेशन यानी कि जब कोई रिएक्टेंट कंबाइन है और वो रिएक्शन के बाद टूट जाए, टू और मोर सब्सटेंस में एक कंबाइंड हमारे पास रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन के बाद टूट जाता है टू और मोर सब्सटेंस में, हम उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपोनेंट या सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सिमिलर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल दिखा रहा है यहाँ पर AB है, एक कंबाइन एक प्रकार का कंबाइन रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करता है और वो आपस में स्प्लिट हो जाता है, A अलग B अलग, हो सकता है टू और मोर, यानी कि हो सकता है, जरूरी नहीं दो में स्प्लिट हो, तीन में, चार में और ज़्यादा में भी हो सकता है। यानी कि याद रखना डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्ट करके टू और मोर टाइप्स के प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर 2Pb लेड नाइट्रेट है, वो आपस में रिएक्ट करता है और वो लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट हमारे देखो टू से ज़्यादा बना रहा है, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, लेड ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। यानी आप देख रहे हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट कर टू और मोर प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे क्या कहता है देखिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जब हम किसी डीकम्पोजिशन करा रहे हैं, जब हम किसी रिएक्टेंट को विद द हेल्प ऑफ करंट उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, करंट के द्वारा ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस, उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे। द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। बाय हीटिंग यहाँ पे लिखा है ना, देखो द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल। तो थर्मल नाम कब आएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन, जब हम हीट के द्वारा किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम उसे थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। उसी प्रकार आप आगे देखिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय अब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी। जब हम लाइट एनर्जी की
सहायता से किसी केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल, क्योंकि लाइट मीन्स फोटो, लैटिन वर्ड है, फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटो लैटिन वर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोकेमिकल का मतलब क्या है, हम सनलाइट के द्वारा उस रिएक्शन को डिकम्पोज कर रहे हैं, उस रिएक्टेंट को डिकम्पोज करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाउ थर्ड क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहाँ पे डिस्प्लेस का मतलब समझ गए कि कोई एक केमिकल किसी केमिकल के साथ जुड़ा है, रिएक्शन के बाद वो अपने फ्रेंड को यानी अपने साथ वाले साथी केमिकल को छोड़कर दूसरे केमिकल के साथ जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है थ्योरी में। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और वो दूसरे के साथ जुड़ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक की रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ, तो आप यहाँ पर देखो जो सल्फेट है वो कॉपर को छोड़कर जिंक के साथ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो सल्फेट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी प्लेस कॉपर के साथ छोड़कर वो डिस्प्लेस हो रहा है, वो जिंक के साथ ऐड हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तभी जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस कॉपर सेपरेट हो गया है। तो ये हमारी ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो ए बी है, आपस में जुड़े हुए हैं, सी के साथ रिएक्शन होती है, ए प्लस बी, ए बी प्लस सी के साथ आपस में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो बी है उसने ए को डिस्प्लेस करके सी के साथ ज्वाइन हो गया, इस रिएक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, नाइट्रेट जो है वो सिल्वर के साथ अटैच था लेकिन इसने इसको डिस्प्लेस करके कॉपर के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर जो हमारा वो अलग हो गया। ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो आपस में दोनों जो रिएक्टेंट है वो आपस में पेयर फॉर्म में है और वो दोनों के दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं उनके एक दूसरे का साथ वो छोड़कर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर थ्योरी में क्या कहता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो अपने आयंस को एक्सचेंज करके आपस में बदल जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हम देखते हैं एक फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए। ए बी एक रिएक्टेंट है, वो एक रिएक्ट कर रहा है सी डी के साथ, वो भी एक रिएक्टेंट है। तो अब क्या देख रहे हो, जब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, बी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, उसने सी का साथ पकड़ लिया, और डी ने सी को छोड़कर ए का साथ पकड़ लिया। तो इस प्रकार ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए एंड सी आर कैटायंस दिख रहा है आपको और बी एंड डी आर एनायंस, इस वजह से ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। कह रहा है दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में हो रहा है। टू कॉमन टाइप्स ऑफ दीज रिएक्शंस आर, इसमें भी दो टाइप्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी दो टाइप्स है।
पहला क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहले प्रेसिपिटेशन में देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट, दो साल्ट है, उसका एक घोल है, एक्वस सॉल्यूशन है, आर मिक्स्ड वेरिएबली some salt precipitate due to mutual exchange of ions between two salt। एग्जाम्पल देखो, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट जो होगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। उसमें प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, वो क्लॉट फॉर्म में आ जाएगा और सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। रिएक्शन में आप देख सकते हो येलो येलो कलर का सेडिमेंटेशन हो रहा है, इसी को हम प्रेसिपिटेशन, इसमें सॉलिड फॉर्म बनता है और वो नीचे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नीचे सेपरेट हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो। चलो थ्योरी में देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म साल्ट। रिएक्टेंट है, उसमें एक एसिड है एक बेस है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो साल्ट एंड वाटर बन रहा है। ये रिएक्शन हो रही है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से, इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एसिड और साल्ट जो एसिड और बेस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो साल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है वो, और सोडियम क्लोराइड बन रहा है और H2O वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है वो सेडिमेंट हो रहा है नीचे, प्रेसिपिटेट यहाँ नहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन की वजह से ही सोडियम क्लोराइड बना है और वाटर बन रहा है। तो जहाँ पर भी एसिड रिएक्ट विद बेस, ये बेस है हमारा, ये एसिड है हमारा, जब भी एसिड रिएक्ट विद बेस होगा तो बनेगा साल्ट, तो बनेगा सॉल्ट, ये सॉल्ट हो गया और प्लस वाटर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा नया बन रहा है, दैट इज सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट, ये है हमारा सॉल्ट। आगे देखते हैं सॉल्ट एंड वाटर। आगे हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन विच शोज बोथ, जिसमें बहुत चीज शोज कर रही है, दोनों चीज शोज कर रही है, ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इज कॉल्ड redox reaction, that is called redox reaction। आगे देखते हैं इसी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहता है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रही है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर एक एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कि उसी की हेल्प की वजह से ही जो हमारा जो ये रिएक्शन है वो होता है। और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इट गेट रिड्यूस, वो रिड्यूस होता है, ठीक है, वो अपने आप को रिड्यूस करता है जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। आगे देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन।
द रिएक्शन दैट शोज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन दैट शोज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखो रिडक्शन में क्या कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देखते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प इन रिडक्शन बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। आप यहाँ पर देख रहे हो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिडक्शन होने में हेल्प करेगा, लेकिन वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड हैंस इज कॉल्ड रिडॉक्स। जब एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों लगातार हो रहे हैं तो हम ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। On the basis of energy change during the chemical reaction, they can be classified as, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट भी निकलती है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल टू प्रोड्यूस CO2 प्लस हीट एंड लाइट। तो यहां पर आप देख सकते हो जहां पे हीट निकलती हो दैट इज रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हीट, सो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ आगे देखते हैं हम क्रोजन। क्रोजन मतलब एक प्रकार से जंग लगना, अभी एक क्रोजन का एग्जांपल है। हम क्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर, कह रहा है एक स्लो कन्वर्जन, धीरे से कन्वर्जन, मेटल का धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा है अनडिजायरेबल कंपाउंड की फॉर्म में, जो हमें नहीं चाहिए वो कंपाउंड बन रहा है ड्यू टू देयर, किसकी वजह से, ड्यू टू देयर रिएक्शन विद, जिसकी रिएक्शन किसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, देखो रिएक्शन विद यहां पे कह रहा है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड और गैस के साथ, ठीक है, एसिड गैस के साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन होने की वजह से वो मेटल जो है वो अनडिजायरेबल कंपाउंड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेरिक की वजह से हो रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में जब कोई मेटल पड़ा है वो या ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड या गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। इसी का ही एक पार्ट है रस्टिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। रस्टिंग क्या होती है, आइटम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जब कोई आयरन जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक रेड कलर का सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, दैट इज कॉल्ड रस्ट, दैट इज कॉल्ड रस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी? आपने कभी भी देखा होगा जिस फूड, ये सबसे ज़्यादा एग्जांपल इसका होता है हमारे फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आपने देखा होगा हम जो भी चिप्स के पैकेट ये हमारे इंडस्ट्रीज़ फूड का हम जब लेते हैं बाज़ार से पे करते हैं तो उसके अंदर एक गैस भरी होती है। वो गैस उस प्रोडक्ट को, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है हमारा, जैसे चिप्स कुरकुरे हो गया, उसको स्पॉइल नहीं होने देता, उसको रिएक्शन नहीं करने देता, जिसकी वजह से वो हमारा जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। हम पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ते हैं। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट, ऐसे फूड मटेरियल जो फैट कंटेन करते हैं और ऑयल कंटेन करते हैं, चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट, जब हम उसको ज़्यादा समय तक रख देते हैं ना तो उसमें बदलाव आ जाता है, वो स्पॉइल करने लगता है, उस पर फंगस लगने लगती है। ठीक है,
इस प्रोसेस को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब हमारे पास कोई ऑयल, फैटी ऑयली फूड प्रोडक्ट है, उसको लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं विद द हेल्प, वो ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ एयर, तो क्या करता है, वो स्पॉइल हो जाता है, उस पर फंगस लगने लगती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। अब हम इसे कैसे बचाएं, रेंसिडिटी से हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि जो हमारा फूड होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है उसको बढ़ानी होती है, जिसकी वजह से हम उसके लिए कुछ ऐसा उपाय करें ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन अ फूड। जो भी हमारा फूड है उसके अंदर फैट एंड ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज, वो क्या कर रहा है, उस फूड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसके अंदर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिसकी वजह से वो जल्दी स्पॉइल हो रहा है, ख़राब हो रहा है। अब हम उसको उससे बचाने के लिए, उस हमारा फूड मटेरियल है उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम क्या उपाय करें, इसका उपाय के लिए हम बात करते हैं। देखो प्रिवेंशन क्या है, इसका मतलब उसको कैसे हम रोक सकते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द वेरियस मेथड्स सच एज बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट। हम क्या करेंगे, उस फूड पैकेट के अंदर कुछ एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे जो उसको ऑक्सीडाइज होने से रोक देगा फूड प्रोडक्ट को, ताकि वो स्पॉइल ना करे और उसका ऑर्डर और जो उसका स्मेल है वो बरकरार रहे, खराब ना हो। स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, इसका एक एग्जाम्पल है, या तो हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करें, या हम क्या करें, बाय फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो हमारे जो फूड पैकेट्स है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो भरती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो नाइट्रोजनस फूड जो है वो हमारा ऑक्सीजन के कंटेमिनेशन में नहीं आता और वो स्पॉइल नहीं करता, और उसकी जो केबिलिटी है या उसके जो हम उसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।